नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी भूचाल के बीच शरद पवार और कांग्रेस के बड़े घोटालों के साजिश की। हम बात करेंगे इस समय शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच चल रही बैठकों के उस दौर की जिसमें हजारों करोड़ रुपए के बिल पास किए गए हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर के पास शिकायत की है कि जो सरकार गिरने वाली है, अल्पमत में हो गई है, उस सरकार को इस तरह के रेजोल्यूशन पास करने और हजारों करोड़ के बिल पर दस्तखत करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए अब गवर्नर एक्शन में आ गए हैं और इनका इलाज करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के राजनीति में चल रहे उस तूफान के जिसके कारण अब अघाड़ी सरकार के तीनों पार्टियों को साफ तौर पर लगने लगा है कि अब सरकार तो बचनी नहीं है और सरकार बचने के सारे संभावनाएं खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने इसलिए सरकारी आवास को छोड़ दिया, सीएम आवास को छोड़ दिया और शरद पवार भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको भी जितना जोर लगाना था वो लगा चुके और अब उन्होंने भी सरेंडर कर दिया कि सरकार बचना मुश्किल है, इसकी संभावना मिनिमम है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं है बल्कि शरद पवार और कांग्रेस की सलाह है। शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बैठकें कर रहे हैं क्योंकि शरद पवार एनसीपी के नेताओं को या फिर शिवसेना के बीच चल रहे घमासान के समाधान के लिए उनसे नहीं मुलाकात कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे को अभी केवल और केवल शिवसेना के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके नेताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, अपनी पार्टी को बचाने की कवायद करनी चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना के नहीं बल्कि शरद पवार के सलाह पर चल रहे हैं और शरद पवार अपने नई तरीके की कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए हैं, इसलिए बार बार उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के पीछे की वजह अब सामने आई है कि आखिरकार शरद पवार उद्धव ठाकरे के पीछे क्यों पड़े हैं। जबकि पहले दिन जब शिवसेना के अंदर बगावत हुई थी और एकनाथ शिंदे उस समय दावा कर रहे थे कि 30 से 40 विधायक उनके साथ हैं, जो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और अब 50 के करीब हो गया है। लेकिन उस समय शरद पवार ने साफ तौर पर इस विवाद से अपना पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने मीडिया के सामने, प्रेस के सामने ये बोल दिया कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, इसे उद्धव ठाकरे को सुलझाना चाहिए। अगर ये शिवसेना का मामला है, उद्धव ठाकरे का मामला है, तो फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार बैक टू बैक बैठक क्यों कर रहे हैं। आखिरकार अजीत पवार, सुप्रिया सुले और शरद पवार तीनों एक एक करके उद्धव ठाकरे के घर पर डेरा क्यों डाले हुए हैं, उद्धव ठाकरे को अकेले क्यों नहीं छोड़ रहे हैं और शिवसेना के अंदर गंभीर चिंतन करने की स्थिति पैदा क्यों नहीं होने दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण अब सामने आया है क्योंकि शरद पवार इन 3-4 दिनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग उन्होंने करने का फैसला लिया था और इसीलिए वो पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहे थे। कांग्रेस के नेता भी इसी दाव में लगे हुए थे। जो एनसीपी और कांग्रेस के मंत्री हैं उन लोगों की अलग से बैठकें हो रही थी और उन बैठकों में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि ये जो समय है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि अब शिवसेना टूटने वाली है और उसके साथ ही अघाड़ी की सरकार गिरने वाली है और ऐसे समय में अब जरूरत है कि पूरे महाराष्ट्र के खजाने को लूट लो, जितना लूट सकते हो वो लूट लो क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा और अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसके बाद चुनाव में भी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की
औकात सबसे खत्म, सबसे कमजोर दौर में रहेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी है। इसलिए अगले 10 साल में महाराष्ट्र में इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है और इसलिए ये अगले 10 साल की तैयारी 3, 4, 5, 10 दिन जो भी है उनके पास समय है, उस समय का उपयोग करके कर लिया जाए। इसलिए उद्धव ठाकरे के ऊपर भी बार बार दबाव डाला जा रहा था कि आप सीएम के पद से इस्तीफा न दें, ऐसे ही डटे रहें और शिवसेना के जो नेता बागी हो चुके हैं उनको आगे के कार्रवाई करने दें, फ्लोर टेस्ट के लिए हम लोगों को बुलाने दें। और इसलिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बार बार ये कहा कि सरकार जाने या रहने का फैसला फ्लोर टेस्ट होगा। और इस बीच इन 4 दिनों के बीच इन लोगों ने महाराष्ट्र में लूट खसोट मचाया। पहले 48 घंटे में ही 180 के करीब रिजोल्यूशन पास किए गए और ये रिजोल्यूशन 2 तरह के मामलों के लिए थे। एक तो कई प्रोजेक्ट जो पहले से अटका पड़ा हुआ था उसको दनादन आगे बढ़ाया गया, क्लियरेंस दी गई, जो हजारों करोड़ की परियोजना भी है और उसके साथ साथ इसमें साथ में सपोर्ट के लिए कुछ विभागों के कुछ कर्मचारियों के पेमेंट, पेंशन आदि का भी रिजोल्यूशन साथ में डाला हुआ था, ताकि सबको ये दिखाई पड़े कि ये सरकारी कामकाज जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे रिलीज किए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया रिजोल्यूशन की संख्या भी बढ़ती गई और 4 दिनों के अंदर 280 से 300 के बीच रिजोल्यूशन पास किए गए हैं, जिसमें हजारों करोड़ का महाराष्ट्र के खजाने से बाहर निकालने की प्लानिंग की गई। हजारों करोड़ के इस लूस खसोट को ऐसे अंजाम दिया गया है जैसे किसी को इसकी भनक न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसकी भनक मिल गई और भाजपा के विधान परिषद में जो नेता हैं प्रवीण दाड़ेकर, उन्होंने गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में साफ साफ तौर पर कह दिया कि देखिए अब जो सरकार इनकी है वो गिरने वाली है, अल्पमत की सरकार है। एक तरह से उद्धव ठाकरे एडहॉक सीएम हैं और ऐसे में जिस तरह की सरकार है उसको बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने या फिर इतने रिजोल्यूशन पास करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है, जो पैसे रिलीज किए जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा कमीशन खोरी का मामला है। और इसलिए कांग्रेस और एनसीपी के जो भी नेता मंत्री बने हुए हैं उनके मंत्रालय के अंदर इस 4 दिनों में काफ़ी काम हुए हैं और उन कामों में उन ठेकेदारों का पैसा भी दिया गया है जिनका अटका हुआ था। उन परियोजनाओं में भी पैसे जो जारी किए जाने थे वो जारी किए गए हैं और ये हजारों करोड़ रुपए का है। तो प्रवीण दाड़ेकर के उस चिट्ठी के बाद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एक्शन में आ गए हैं और अब उद्धव ठाकरे की सरकार के जो भी मंत्री कांग्रेस और एनसीपी के अभी हैं और जिन लोगों ने इतने रिजोल्यूशन पास किए हैं, हजारों करोड़ रुपए रिलीज करवाए हैं, उसकी जांच होने की सारी संभावनाएं देखी जा रही है कि आखिरकार आनन फानन में इन लोगों ने ऐसा काम क्यों किया और इसमें कितने करोड़ रुपए का कमीशन दिया लिया गया है। ये सारी जानकारी अभी कुछ समय से आनी शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं, ताकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरे और भाजपा की सरकार बने तो इन सारी परियोजनाओं को जो क्लियर किया गया है, जितने पैसे रिलीज किए गए हैं, उन सब पर नजर रखी जाए और फिर महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो को इनके पीछे लगाया जाएगा। और जो शरद पवार अभी उद्धव ठाकरे के तारनहार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके मंत्रियों पर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी जैसे ही अघाड़ी सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि ऐसे भी उद्धव ठाकरे के कई मंत्रियों के ऊपर
पहले से नज़र थी और दूसरी तरफ शरद पवार के पूरे परिवार के ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। एक तरफ शरद पवार के जो कंपनी है, शुगर कंपनियां, और उनके साथ साथ अजीत पवार की जो कंपनियां हैं उसका मामला ईडी के पास है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है। सीबीआई भी जांच कर रही है और यह मामला हजारों करोड़ रुपए का है, क्योंकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले में शरद पवार का पूरा परिवार शामिल है। और इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों ने हजारों करोड़ रुपया रिलीज करवाए हैं, उसमें भी बड़े घोटाले की आशंका, संभावना दिखाई पड़ रही है और इसकी भी जांच होने लाजमी है। तो इस बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासी भूचाल का सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी और कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस के नेता जो केंद्र से गए कमलनाथ, वो एक दिन महाराष्ट्र में रुके और उसके बाद वापस आ गए। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी यही बनाई कि अब सरकार जाना तय है तो इसमें इंटरफेयर करने से क्या फायदा होगा। कांग्रेस शांत रहे और अपने विधायकों की बैठक बुलाई, मंत्रियों की बैठक बुलाई, और कमलनाथ जो अपने आप में एक सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक माने जाते हैं, उन्होंने इसी बात की सलाह दी कि जाओ, अब जितने पेंडिंग पड़े मामले हैं, प्रोजेक्ट हैं, उसको क्लियर करो, अपने अपने मंत्रालय के पैसे को निकालो और कांग्रेस का खजाना भरो। क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी कुछ ऐसा ही करते रहते हैं और उनके एक्सपीरियंस लंबा है, इसलिए कांग्रेस ने भी उन्हीं को महाराष्ट्र में नियुक्त किया था। और इसी तरह शरद पवार भी अपने मंत्रियों की बैठक बुलाकर, नेताओं की बैठक बुलाकर इसी तरह का सलाह देते हैं और लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बैठक करके उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं कि आप इस्तीफा मत दो, सरकार ऐसे ही चलते रहे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव ना आए, सरकार न गिरे, हम लोग अपना खजाना भर लेंगे। लेकिन इनके खजाना भरने के इस अभियान पर अब ब्रेक लगने वाला है और इनके सारे काले चिट्ठे सामने आने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।